बेटा इस वीडियो में बात करेंगे अपन बहुत ही जो आगे अपने टॉपिक जिस इस वीडियो के आगे की बात करेंगे ना। अपन आज बात करेंगे प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में ना। प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में बात करेंगे, है ना। प्रतिरक्षी संरचना बेटा अंग्रेजी के वाय आकार की तरह होती है, वाय अक्षर की तरह होती है। अंग्रेजी का वाय अक्षर है ना, इस तरीके से होती है संरचना। प्रतिरक्षी संरचना अंग्रेजी के वाय अक्षर की तरह होती है, वाय अक्षर की तरह होती है, बिल्कुल ना। और प्रतिरक्षी 4 तरह की संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। कितने तरह की? 4 तरह की संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। 2 तो भारी होती है इकाइयाँ, 2 तो भारी व बड़ी। 2 इकाइयाँ तो भारी व बड़ी होती है और 2 इकाइयाँ हल्की व छोटी होती है। क्या कहा मैंने कि प्रतिरक्षी की जो संरचना होती है अंग्रेजी के वायाकार की तरह होती है, अंग्रेजी के वायाकार की तरह। और प्रतिरक्षी संरचना में 4 तरह की इकाई होती है, 4 तरह की। कितनी तरह की होती है? 4 तरह की। 2 तो भारी व बड़ी होती है, 2 हल्की व छोटी होती है ना। देखो ये इसे बने ना अंग्रेजी के वाई की तरह। देखो ये तो क्या है, ये जो तो है ये तो 2 भारी और बड़ी है, और जो आसपास साइड है छोटी व हल्की है। यहाँ पर भारी की जगह अपन एच को इस्तेमाल करेंगे, एच फॉर हेवी। हेवी यानी भारी होता है ना, तो यहाँ भारी की जगह एच का इस्तेमाल करेंगे। और हल्के हल्के बोलते लाइट, लाइट मतलब हल्का है ना, तो एल का इस्तेमाल करेंगे। तो हल्के के लिए एल का इस्तेमाल करेंगे और भारी के लिए एच का इस्तेमाल करेंगे, इसमें ध्यान। तो बेटा प्रतिरक्षी की संरचना होती है वाई अक्षर की तरह होती है, और ये 4 संरचना इकाइयों से मिलकर बनी होती है ना। 4 संरचना इकाइयों से, 2 भारी वो बड़ी होती है और 2 हल्की वो छोटी होती है ना। भारी को एच से लिखते हैं, हल्की को एल से लिखते हैं ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं इस चित्र में समझाता हूँ आपको। जो आपकी ये जो इकाई है, ये जो इसमें हेड लगा है, ये तो क्या है? हल्की वो छोटी है। तो इसको जो यहाँ देखो एल लगा रखा है हर बार, वी एल सी एल। क्या है बस बताऊँगा आपको, टेंशन मत लो। चित्र में बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करेंगे अपन ना। एक मैं थोड़ा पोज करता हूँ इसको, ऐसा थोड़ा सा जूम करता है कि आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा है ना, ये आप समझना इसे ढंग से। ये 2 तो क्या है बेटा? ये तो है छोटी वो हल्की, और ये 2 क्या है बताओ? बड़ी वो भारी है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। बड़ी वो भारी है ना। अब देखना, यहाँ पर देखना, इस चीज़ को समझाता हूँ मैं। यहाँ पर एक भारी व एक हल्की, जैसे एक भारी और एक हल्की है ना। एक भारी और एक हल्की दोनों मिलके, जैसे इसे तो बोलेंगे एच फॉर हेवी और एल फॉर लाइट। सॉरी ये तो हेवी है और ये लाइट है, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, है ना बेटा। ये तो क्या है? बड़ी वो भारी और ये क्या है? हल्की वो छोटी है। तो ये दोनों मिलके, बड़ी और छोटी मिलके, भारी और छोटी मिलके, एच और एल मिलकर, है ना। एच और एल मिलके यहाँ पर एच एल द्विलक इकाई बनाएंगे। द्विलक मतलब एक तो ये रहा, एक ऐसे बोलेंगे द्विलक, है ना। द्विलक बनाते एच एल, द्विलक एक ही एक, इसलिए द्विलक कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में डाइमर कहा जाता है, डाइमर, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, एक भारी इकाई एक हल्की इकाई मिलके, दोनों इकाइयाँ मिलके, एक भारी और हल्की इकाइयाँ मिलके, ध्यान रखना, एक श्रृंखला एच एल बनाती है ना, द्विलक बनाती है। तो एक द्विलक तो ये रहा और एक द्विलक ये रहा। इधर भी द्विलक बनाया, इधर भी द्विलक बनाया जाएगा। इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं? प्रतिरक्षी कर सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं बेटा? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कह सकते हैं ना। मेरे हिसाब समझ में आएगा बिल्कुल आपको। यहाँ एक तो क्या है? ये भारी इकाई है, ये हल्की इकाई है। इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं बताओ? एक द्विलक कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? एक द्विलक कर सकते हैं। फिर ये भारी है, हल्की है, इन दोनों को मिला क्या कह सकते हैं? द्विलक कर सकते हैं। और इन दोनों द्विलकों से मिलके क्या बनेगी? पूरी प्रतिरक्षी बन रही है ना बेटा, प्रतिरक्षी बन रही है। प्रतिरक्षी संरचना किस आकार की होती है? वायाकार की होती है। इसमें 4 इकाइयाँ होती है। ध्यान रखना मेरी बात, कितनी इकाइयाँ? 4 इकाइयाँ। 2 तो क्या है बेटा? ये 2 तो क्या है? पूरी है। 2 को तो बड़ी है, तो भारी और बड़ी है, और आसपास जो छोटी और हल्की है। ध्यान है ना बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल आपको पॉइंट। देखो मैंने आपको ये बता रखा है पूरा, इसमें चित्र में, इसमें भी समझाता हूँ मैं आपको जो लिख रहा है थ्योरी में। प्रतिरक्षी 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। कितनी इकाई बेटा? 4 से बनी वाय अक्षर आकृति की तरह होती है। वाय अक्षर की आकृति की तरह होती है, जो कि 2 भारी व 2 भारी व बड़ी। अब भारी व बड़ी को एच फॉर हेवी
व 2 हल्की व छोटी पॉलीपेप्टाइड इकाइयों से। बेटा पॉलीपेप्टाइड बताया था मैंने आपको ना, पेप्टाइड बंध है ना, ये होता है ना पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंधों की बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करती है। और आपको बताइए इसे प्रतिरक्षी क्या एक प्रोटीन ही तो है, जिसे आईजी कहते हैं। आईजी माना इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है ना, या गामा ग्लोबिन कहा जाता है, ग्लोबुलिन कहा जाता है ना बेटा। तो ये प्रोटीन की इकाई तो ये पॉलीपेप्टाइड है ना बेटा। मैंने बताया था कि एमिनो अम्लों से मिलकर पेप्टाइड बंध बनते हैं, और बहुत सारे पेप्टाइड बंध बन के मतलब पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। पोली यानी अनेक है ना, पोली को क्या कहते हैं अनेक, और अनेक पेप्टाइड है ना, अनेक पेप्टाइड बंध मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं ना, प्रोटीन बनाते हैं दाना, ठीक है ना। तो ये इकाइयाँ 2 हल्की और 2 छोटी किससे बनी बेटा, ये प्रोटीन से बनी दाना, पेप्टाइड से बनी है। एक प्रतिरक्षी अणु 2 समरूपी अर्धांशों से मिलकर बना होता है। इसमें एक H और एक L पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर डाइसल्फाइड बंध द्वारा संयोजित होती है। बेटा ध्यान रखना, एक प्रतिरक्षी समूह है ना, एक प्रतिरक्षी अणु 2 समरूप अर्धांशों से, ये पूरा प्रतिरक्षी अणु है, ध्यान, ठीक है ना। एक तो ये समरूप अर्धांश और एक समरूप अर्धांश, इससे मिलकर बनी हुई, ध्यान, ठीक है ना। आ गया समझ में आपको। एक H और L, एक बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक H है रहा और एक L रहा है, किस बंध द्वारा जुड़े, एस फॉर द सल्फाइड बंध, इसे सल्फर डाइसल्फाइड, जिसे कह सकते हैं डाइसल्फाइड, मतलब क्या है, सल्फर को सल्फाइड बोलते हैं। एक सल्फर है एक सल्फर है, तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं दाना, किस बंध द्वारा जुड़े थे, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े थे। देखो ये देखो ना, ये कौन सा इकाई है, भारी इकाई, ये कौन सी इकाई है, हल्की इकाई, हेवी एंड लाइट। और ये किस बंध द्वारा जुड़ रहे, सल्फर मतलब डाइसल्फाइड द्वारा। इधर भी किस द्वारा जुड़ रहे, डाइसल्फाइड द्वारा जुड़ रहे थे दाना, ठीक है ना। बेटा बाहरी श्रृंखला होती है ना, बाहरी श्रृंखला, ये जो बाहरी श्रृंखला है आपकी, बाहरी श्रृंखला जो मैंने बनाई है, इसमें होते 440 अमीनो अम्ल, और हल्की श्रृंखला में कितने अमीनो होते हैं, 220 अमीनो अम्ल होते हैं ना, ध्यान, कितने थे, 220 अमीनो अम्ल होते हैं। तो बाहरी श्रृंखला कितने से बनी होती है बेटा, 440 से बनी होती है, और हल्की कितने से बनी, 220 अमीनो अम्ल से बनी होती है। कौन सी श्रृंखला है बेटा, भारी तो बनी होती है कितने से बेटा, 440, तो भारी तो बड़ी तो ज़्यादा रहेगी, और छोटी हल्की यहाँ पर 220 श्रृंखला अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये भी 2 भागों में बटी होती है। देखो ये श्रृंखला यार प्रत्येक 2 भागों में बट रही है ना। ऊपर वाला सदस्य में इसको बीच में से हटाऊँ, ये देखो ये पूरा इस तरीके से समझना, ये ऊपर का हिस्सा, ये तो बीच में से मैं इसको हटाऊँ तो ऊपर वाला हिस्सा तो कहलाएगा बेटा, यहाँ पर देखो ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है अस्थिर भाग, क्या कहलाता है, अस्थिर भाग, और नीचे वाला कहलाता है बेटा स्थिर भाग, है ना, क्या कहलाता है, स्थिर भाग। ये मैंने लिख रखा है, देखो स्थिर भाग नीचे वाला है, और अस्थिर भाग क्या ऊपर वाला है बेटा, है ना, अस्थिर भाग ऊपर वाला है, अस्थिर भाग ऊपर वाला है ना बेटा, स्थिर भाग है ना। और यहाँ ध्यान रखना आप, स्थिर भाग के यहाँ पर हमेशा क्या होते हैं, COOH समूह होते हैं, क्या होते हैं, COOH समूह होते हैं, COOH है ना, ये COOH है ना, और यहाँ पर भी होते हैं COOH, जो C लिख रहा है COOH आएगा, यहाँ भी ध्यान रखना, ठीक, क्या आएगा, COOH। देखो नीचे की तरफ COOH आ रहा है, ऊपर की तरफ क्या रहे, NH2 समूह आ रहे हैं, NH2 मतलब एमिनो समूह, और COOH मतलब कार्बोक्सिलिक समूह, है ना। तो स्थिर भाग में कौन सा समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और अस्थिर भाग में ऊपर कौन सा समूह होता है, एमीन समूह होता है, NH2 समूह होता है। तो प्रतिरक्षी में धारणा, चाहे यहाँ पर भारी संरचना हो या हल्की श्रृंखला हो, कोई भी श्रृंखला हो, उसमें ऊपर वाले हिस्से में जिसे बोलता है अस्थिर भाग, अस्थिर भाग में होता है एमीन समूह, NH2 समूह होता है धारणा। स्थिर भाग में ऊपर की तरफ स्थिर भाग में NH2 समूह आ रहा है ना, और नीचे जो स्थिर भाग है उसमें ये भी COOH ही दाना है, COOH लिखना है किताब में, C दे रखा है, COOH आएगा, यहाँ भी COOH आएगा, यहाँ भी COOH आएगा, और यहाँ भी COOH आएगा ना, यहाँ भी COOH आएगा बेटा, ये COOH आएगा, है ना। क्या लिखता हूँ मैं, COOH आएगा यहाँ पे ना, ये देखो मैं सही लिख देता हूँ, ये ना, ये C जहाँ लिख रहा है ना वहाँ आएगा COOH, है ना, यहाँ भी आएगा COOH, यहाँ COOH ऐसे, यहाँ भी जो जगह है ना, यहाँ जगह यहाँ भी आएगा COOH, है ना, ये सब COOH आएगा। नीचे COOH है और ऊपर क्या है, एमीन समूह है। ऊपर वाले भाग को कहेंगे अस्थिर भाग, नीचे वाले भाग को कहेंगे स्थिर भाग, है ना। और देखो ये भी आपस में सल्फाइड बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, देखो किस बंध जुड़े, सल्फाइड बंध द्वारा जुड़े, ए से सल्फाइड मतलब डाइसल्फाइड, है ना, डाइसल्फाइड, है ना। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये जो VL है ना, VL, इस VL को बताऊँ क्या है बेटा, अस्थिर भाग को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, क्या बोलते हैं, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल, इसलिए V से लिखा है, और L फॉर लाइट, हल्की, इसलिए VL लिखा है ना। आगे समझ में आपको।
ये क्या है, अस्थिर भाग। बेटा अस्थिर को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं अस्थिर को? वेरिएबल। और हल्की श्रृंखला ऐसे लाइट लिखा है, नीचे क्या है CL क्यों लिखा है बताओ? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जो स्थिर भाग को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, CONST। देखो ये कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट को बोलते हैं स्थिर। तो इसलिए कांस्टेंट का C आया है। कांस्टेंट क्या है इसमें? C आया है। और L किसका है बता बेटा? हल्की श्रृंखला का। ठीक है, आ गया समझ में आपको? इसलिए CL लिख रखा है, तो आप कन्फ्यूजन होने की जरूरत आपको नहीं है। तो ऐसी स्थिति इधर आ रही है और क्या है VL इधर, इधर CL, क्योंकि इधर भी दो हल की स्थिति है ना। और यहाँ पर क्या बेटा VH क्या है बताओ? VH वेरिएबल, मतलब यहाँ पर अस्थिर था, H पल हैवी, इसलिए H आया है। आ गया समझ में आपको? इधर भी H लिख रहा है VH है ना, और यहाँ CH लिख रहा है। CH जानते हो आप? वो एक कॉन्स्टेंट स्थिर भाग, और H मतलब हैवी, ये पहला भाग है। नीचे लिख रहा है CH2, मतलब यहाँ पर वो एक स्थिर भाग, वो भी भारी वाला और दूसरा नंबर का है ना। यहाँ CH3 का अर्थ क्या है? स्थिर भाग भारी वाला तीसरे नंबर का, इसलिए CH3 इधर का है। यहाँ भी सेम ऐसी चीज़ लिख रखी है, तो आप कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और बेटा ये जो यहाँ पर जो इकाई है ना, ये इसका उद्गम स्थल है, यहाँ पर उद्गम स्थल। और ये जिस स्थान से, ये भी सल्फाइड बंध से जुड़ रहे हैं, और इस स्थान को बोलते हैं हिंज क्षेत्र। क्या बोलते हैं? हिंज क्षेत्र। और हिंज क्षेत्र को यहाँ पर ये लचीला होता है। लचीला क्या होता है? हिंज क्षेत्र लचीला होता है। क्या होता है बेटा? लचीला होता है। तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको पूरा समझा दिया। एल किसके लिए लाया यहाँ पर? लाइट के लिए, मतलब हल्का के, हल के लिए। एच किसके लिए इस्तेमाल किया है बेटा? एच क्या है? भारी के लिए इस्तेमाल किया था ना। CH1 का समझिए, C का क्या है? कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर है, कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर है। आगे समझ में आपको? और V का क्या है? वेरिएबल मतलब अस्थिर है ना। ये क्लियर हो गया पॉइंट आपके ना। तो बेटा यही चीज़ें मैंने समझाई है आपको। देखो ये अस्थिर भाग क्या है? एक भाग एंटी से क्रिया करता है, इसे APAB कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? APAB कहते हैं किसे? अस्थिर भाग को। और अस्थिर भाग में ऊपर कौन समूह आता है? NH2 समूह आता है। क्या आता है बेटा? NH2 समूह आता है, एमिनो समूह आता है। कौन समूह आता है? एमिनो समूह आता है ना। इसे APAB कहते हैं ना, जानना। और बेटा जो स्थिर भाग है इसमें कौन समूह होता है बेटा? COOH अंश की तरफ पाया जाता है, इसे FCB कहते हैं। C मतलब यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया? C4 किया गया है अपने बेटा कांस्टेंट का। किसका इस्तेमाल किया है? कांस्टेंट का ना, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसलिए से F से इस्तेमाल किया है, और कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट भी कहते हैं दान, ठीक है। अगर समझ में आपको? कांस्टेंट मतलब स्थिर भाग है ना, ये भाग थे बेटा है ना। ये पूरा क्लियर कर लिया मैंने, आप शायद है ना। तो आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ चीज़ें। प्रतिरक्षी की आकृति किस आकार की होती है बेटा? वाय आकृति की होती है। प्रतिरक्षा की संरचना में 4 से इकाइयाँ होती है, 2 भारी व बड़ी और 2 हल्की व छोटी, है ना। 2 मतलब यहाँ पर एक भारी और एक छोटी इकाई, मतलब एक भारी और एक छोटी इकाई मिलके डाइसल्फाइड बंधरा जुड़ी रहती है, और इधर पीछे डाइसल्फाइड बंधरा जुड़ी रहती है, और इससे एक प्रतिरक्षी का निर्माण होता है ना। बेटा भारी श्रृंखला में कितने मिनोन पाए जाते हैं? 440 पाए जाते हैं। हल्की श्रृंखला में कितने पाए जाते हैं? 220 पाए जाते हैं ना। ऊपर के वाले हिस्से को बोलता है स्थिर भाग, नीचे वाले को बोलते हैं स्थिर भाग। ऊपर पाया जाता है एमीन समूह NH2, नीचे पाया जाता है COOH, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शायद, है ना। बहुत आसान है। इस चित्र में ये डाइसल्फाइड बंधरा जुड़े हैं बेटा, है ना। पूरे तरीके से किताब में एक एक चीज़ में क्लियर कर दी भाई। इसको L क्यों लिखा आपको बताई दिया मैंने। L फॉर लाइट मतलब हल्के के लिए, और V फॉर वेरिएबल मतलब अस्थिर भाग के लिए ना। किताब में भी साफ साफ लिख रखा है बिल्कुल, है ना। यहाँ पर C क्या है? कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर भाग के लिए, और L फॉर लाइट के लिए दाना, ठीक है ना। लाइट मतलब हल्का ना। तो ये मैंने प्रतिरक्षी के आप पूरा समझा दिया बिल्कुल एक एक चीज़, है ना। अब बात करते हैं आगे। इस पे चौथा पॉइंट लेते हैं बेटा। प्रतिरक्षी के मैंने बताया उद्गम स्थल लचीले होते हैं, जिन्हें हिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज कहते हैं। मैंने बताया था ना आपको, वो हिंज क्षेत्र, जिसे बेटा एक और कहा जिसे कब्ज भी कहते हैं। कब्जे क्या कहते हैं? जिसे कब्जे भी कहते हैं। हिंज कहते हैं, कब्जे भी कह सकते हैं, है ना। जो बीच वाले स्थान होते हैं ना, उसे बोलते कब्जे बोलते हैं ना, ठीक है ना बेटा। आगे बात करते हैं बेटा। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के यहाँ पर दे दो। IG मतलब जानते हो ना, IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन, है ना। जी से लिखेंगे एक को G। इसका पेप्टाइड श्रृंखला का नाम है गामा, इसे बोलते हैं गामा, GAMA, गामा, है ना। बेटा गामा को लिखने का तरीका ऐसे होता है, मैं आपके सामने इसके संकेत ही बना सकता हूँ, है ना। मैं जहाँ ये उसके संकेत बनाता हूँ, गामा को लिखते हैं इस तरीके से R की तरह, है ना। IgM, M को बोलते हैं म्यू, म्यू को ऐसे लिखते हैं यूँ, इस तरीके से यूँ, ऐसे है ना, ऐसे म्यू लिखते हैं ना। IgA, ए को बोलते हैं एल्फा, एल्फा आपने पढ़ा है गणित में, एल्फा ऐसे लिखते हैं ना।
आईजी को एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन को लिखते हैं बेटा ई के, इस तरीके से भी लिख सकते हैं बहुत सी जगह, फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन को फिजिक्स में पढ़ोगे आप ई एफ, अरे ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ध्यान रखना। पर ज़्यादा बेस्ट होता है एप्सिलॉन को ऐसे लिखते हैं, ध्यान है ना। और डेल्टा को डी को लिख रहे, डेल्टा को ऐसे लिखते हैं यूँ, डेल्टा को ऐसे यूँ, डेल्टा न्यू डेल्टा है ना, इसे बोलते हैं क्रॉनिकल डेल्टा है ना, क्या बोलते हैं क्रॉनिकल डेल्टा। तो मैंने पूरे संकेत लिख दिया आपके लिए। गामा का संकेत ऐसा होता है, म्यू का संकेत ऐसा होता है, साथ साथ आप नोट कर लेना ब्लाइज में जो बना रहा हूँ है ना। एल्फा कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन कैसे लिखते हैं और डेल्टा कैसे लिखते हैं ना, एक गामा का, म्यू का, एल्फा का, एप्सिलॉन का और डेल्टा का, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या साथ साथ लिख सकते हो। तो प्रत्यक्ष 5 प्रकार के बेटा, प्रत्यक्ष को प्रकार में बात करते हैं, पहले आईजीजी की बात करते हैं ना। एकमात्र प्रतिरक्षी जो प्लेसेंटा को बोलते हैं आंवल, क्या बोलते बेटा, आंवल। अब आंवल क्या है बेटा, आंवल जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो भ्रूण और माँ, भ्रूण मतलब बच्चा, जो मतलब भ्रूण अवस्था को मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसे भ्रूण अवस्था कहते हैं, आपको पता है ऐसी बात है ना। भ्रूण और माँ के बीच की योजक कड़ी, मतलब भ्रूण और माँ को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है, आंवल कहलाती है। भ्रूण और माँ को जोड़ने वाली कड़ी, भ्रूण और माँ, बेटा 9th भी आते हैं तो मतलब आपके तो आगे वहाँ भी समझा होगा, अभी पार्ट 2 में बताऊँ मैं आपको है ना। भ्रूण और माँ के बीच की योजक कड़ी है ना, योजक कड़ी उसे बोलते हैं आंवल है ना। तो आईजीजी एकमात्र प्रतिशत जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचती है ना, भ्रूण तक पहुंचती, भ्रूण को पार कर। सीरम बेटा तेलनुमा पता होता है, सीरम है ना, ठीक है ना, द्रव जैसा है ना सीरम में भी कौन सा प्रतिशत पाया जाता है बेटा, ये आईजीजी है ना। सर्वाधिक ये प्रतिरक्षी होती है कौन, आईजीजी। अब एंटीजन से क्रिया होने पर सबसे पहले आईजीएम, तत्पश्चात आईजीजी उत्पादित। सबसे पहले कौन से प्रतिरक्षी उत्पन्न होता है बेटा, आईजीएम होता है, उसके बाद कौन होता है, आईजीजी होता है ना, ठीक है ना बेटा। एग्जाम में पूछ लेते हैं माँ के दूध में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो आईजीए, क्या पाया जाता है, आईजीए। एग्जाम में पूछ सकते हैं प्रश्न है कि माँ के दूध में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, आईजीए पाया जाता है, जो कि नवजात शिशु के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है, नवजात शिशु के लिए महत्वपूर्ण है। तो माँ के दूध में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, आईजीए, ये भी एग्जाम में आ सकता है बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा आईजीई के बारे में बताओ तो ये बेसोफिल कोशिकाएं होती है ना उसमें, और यहाँ पर मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है कौन बेटा, आईजीई। और एलर्जी तथा एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है, भी आ रहा ना, एलर्जी क्रियाओं में कौन सा हिस्सा लेती है, कौन एंटीजन लेती है, आईजीई, सॉरी यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन मतलब प्रतिरक्षी की बात करें, एंटीजन की बात नहीं करें, आईजीई है ना। थोड़ा माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, आईजीए पाया जाता है। एलर्जी क्रिया में कौन सा एंटीजन मतलब सॉरी एंटीबॉडी हिस्सा लेती हैं या प्रतिरक्षी हिस्सा लेते हैं, आईजीई है ना, गलती से हो गया था बेटा है ना, आईजीई है ना बेटा। तो यहाँ पर प्रतिरक्षों की बात अपन कर रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट तो 2-3 यहाँ पर माँ के दूध वाला पूछ सकते हैं, आईजीई पूछ सकते हैं, और ये प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुँचती आईजीजी है ना, ये भी याद रखना आपको है ना। मेरे साथ समझ में आ गया पूरा पॉइंट आपको। अब बात करते हैं रक्त और रक्त समूह के बारे में ना, रक्त और रक्त समूह के बारे में। तो रक्त समूह के बेटा आपने पार्ट 2 में पढ़ा था, बहुत आसान है। कार्ल लैंडस्टर ने, इसका नाम है कार्ल लैंडस्टर ने 1901 में रक्त समूह का वर्गीकरण किया। बेटा रक्त समूह को 3 भागों में बांटते हैं, ए बी ओ, आपको पता है एक तो ए रक्त समूह होता है, एक बी होता है, एक ओ होता है, एक ए बी होता है ना, इसीलिए इसे ए बी ओ समूहकरण भी कहा जाता है ना। लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी, जिस आधार पर रक्त कितने प्रकार का होता है, ए बी और ओ। तो इसके अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है, बोलते हैं आर एच कारक है ना, आर एच। अगर आर एच पाया जाएगा तो आर एच पॉजिटिव कहलाएगा, नहीं पाया जाएगा तो आर एच नेगेटिव कहलाएगा। इसे भी अपन पढ़ेंगे आगे ना। तो अभी तो थोड़ा बहुत मैंने बताया आपको बेटा, इतना ही वीडियो बन पाएगा, फिर अगला वीडियो में आपके बहुत जल्दी डाल दूंगा है ना। तो इसको आप नोट करो और समझो, सीखो, 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, ताकि आपको और समझ में आए। स्पीड कम करके देखो ताकि पूरी बातें मेरी सुनो आप है ना। तो बेटा कार्ल लैंडस्टर ने 1901 में रक्त समूह का वर्गीकरण किया था। बेटा लाल रक्त कणिकाएं जिसे बोलते हैं आरबीसी, आपको पता है इसे है ना, अपने पढ़ गए रक्त परिसंचरण तंत्र में ना 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी है ना।
और इस आधार पर रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, है ना। और अगर RH कारक भी पाया जाता है एक, अगर वो पाया जाएगा तो RH पॉजिटिव, और नहीं पाया जाएगा तो RH नेगेटिव, है ना। तो अपन ने बात कर ली, अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, धन्यवाद।